बोल बस की वीडियोस देखने के लिए बोल बस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो जिसका नाम है बोल का पाकिस्तान, जहां हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का वो पॉजिटिव फेस जो दिखाना हमारा फर्ज है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपना फर्स्ट सेगमेंट जिसका नाम है शान-ए पाकिस्तान। तालीम हमारा बुनियादी हक है। अनफॉर्चुनेटली आजकल मयारी तालीम हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं। ऐसे में अगर कहीं से फ्री एजुकेशन मिल जाए तो एक ख्वाब जैसा लगता है। लेकिन आज मैं आप लोग को मिलवाने वाली हूँ एक ऐसे शान पाकिस्तान से जो ना सिर्फ तालीम बल्कि यूनिफॉर्म भी फ्री में दे रहे हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं। आज मैं सब्ज़ाजार के एक ऐसे स्कूल में मौजूद हूँ जहाँ पे झुग्गियों में रहने वाले तमाम बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। तालीम के साथ साथ इन बच्चों को खाना, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म भी दिया जाता है। ये इनिशिएटिव लेने वाला कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी जो खुद अभी स्टूडेंट है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना उन बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो दी जाए जिन बच्चों को सोसाइटी में हकारत की नज़र से देखा जाता है और उनकी फैमिलीज़ को भी नहीं पता कि एजुकेशन की ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। डॉक्टर हिफ्ज़ा उनका नाम है, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे जो बच्चे हैं उनसे भी बात करेंगे और स्कूल भी आपको दिखाएंगे कि अंदर से कैसा है और इस स्कूल के एक्सपेंसेस कौन उठाता है ये भी हम डॉक्टर हिफ्ज़ा से जानते हैं। तो आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो आप? ठीक। मुझसे भी पूछो ना। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ सामना। आमना, कौन सी क्लास में हो? 2 क्लास में। सबसे ज़्यादा पढ़ने का क्या मज़ा आता है? उर्दू, इंग्लिश, मैथ? क्या? इंग्लिश। और मैथ्स नहीं पसंद? ना। क्यों? मैम जी इंग्लिश में बहुत मज़ा आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? अच्छी हूँ। आप भी कैसी हैं? आप भी कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। कौन सी क्लास में हो? प्रेप में। अच्छा, मुझे बताओ फेवरेट टीचर कौन सी है? सबसे ज़्यादा अच्छी टीचर कौन सी लगती हैं? मिस किरण। घर में जो बहन भाई हैं उनको पढ़ाती हो साथ? यस। क्या क्या पढ़ाती हो? जो मेरे छोटे भाई हैं ना इतने से वो जो अली सर है ना उसको 5 तक 1 2 आती। अच्छा, आपको कहाँ तक आती है? मुझे 100 तक। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? तो इतनी शरारतें क्यों करती हो? हैं सुबह से जब से मैं आई हूँ शरारतें कर रही हूँ। क्यों करती हो? आप बोल नहीं रही, बताओ। मज़ा आता है? तो टीचर डांटती नहीं है? डर नहीं लगता टीचर से? पढ़ती भी हो या बस शरारतें करती हो? पढ़ती। क्या पढ़ती हो? पढ़ती। मेरे साथ डॉक्टर हिफ्ज़ा मौजूद है जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था और इस स्कूल को रन करने का सोचा था। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने कितना अरसा पहले ये काम शुरू किया और उनको किसकी सपोर्ट है इसमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये वो बच्चे हैं, ये वो कम्युनिटी है जिन पे ना हुकूमत तवज्जो देती है ना ही हमारे लोग। इन बच्चों को हर चीज़ में पीछे रखा जाता है, हकारत की नज़र से देखा जाता है। तो आपने क्या देखा कि आपने सोचा कि इन बच्चों को आपकी अटेंशन की, टाइम की और स्टडीज़ की ज़रूरत है तो इनके लिए एक स्कूल खोला जाए? जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, मेरा अपना जब एडमिशन हुआ था यूनिवर्सिटी में, तो मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जो कि प्रोडक्टिव हो। मैं अपनी तालीम के साथ साथ में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट भी कर सकूं जो कि आने वाली नस्लों में जिसमें तब्दीली आ सके। तो मैंने ये जगह विज़िट की, लाहौर में ये स्लम्स मैंने विज़िट किया और बच्चों से मिली, इनके पेरेंट्स से मिली। मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला उनकी तरफ से। वो पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि हमारा जो बचपन में कॉन्सेप्ट बना था इनके बारे में वो तो ये था कि हमने इनके पास भी नहीं जाना, हमने इनसे मिलना नहीं है, इनसे बात नहीं करनी है। इन लोगों को इंसान नहीं समझा जाता था। इवन कि यहाँ पर भी आसपास के जो घर हैं ये लोग वहाँ पर काम करते हैं और वो लोग इनको बहुत हकारत की निगाह से देखते थे। इनकी कोई इज़्ज़त नहीं करता था, इन बच्चों की कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं थी, ना ही इन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा था। तब मैंने तहैया किया कि मैं इन बच्चों को पढ़ाऊँगी, आगे लेकर चलूँगी। एक कपड़े के कैंप से मैंने स्टार्ट किया। बच्चे शौक़ से वहाँ पर पढ़ने के लिए आए और वही कपड़े के कैंप से फिर उसके बाद हम एक बैम्बू स्ट्रक्चर में ले आए इसको और उसके बाद अब ये पोर्टेबल स्ट्रक्चर है जहाँ पर ये बच्चे पढ़ रहे हैं। 6 साल हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को और अब हमारे पास 70 के करीब बच्चे हैं जो कि यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा हिफ्ज़ा, मुझे ये बताइएगा कि अगर आप इनको पढ़ाना ही चाहती थी तो आप इनका एडमिशन भी करवा सकती थी गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, तो आपने उसको तरजीह क्यों नहीं दी बजाय कि आप खुद स्कूल खोलती हैं? आपने बताया कि आप खुद भी स्टूडेंट हैं, साथ खुद भी पढ़ रही हैं, साथ साथ इन बच्चों को भी टाइम देना।
जब 6 माह गुजर गए थे कैंप स्कूल को, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इन बच्चों को एडमिशन करवाऊंगी स्कूल में ताकि इनकी आगे पढ़ाई चल सके। गवर्नमेंट स्कूल्स में गई मैं, वहाँ पर क्लासरूम्स में ओवर कैपेसिटी थी, बच्चे वहाँ पर नहीं आ सकते थे, पूरे नहीं आ सकते थे, और वहाँ पर उनकी और रिक्वायरमेंट्स भी थी जो कि नहीं पूरी हो रही थी इन बच्चों की। फिर मैं प्राइवेट स्कूल में लेकर गई इन बच्चों को एडमिशन करवाने के लिए। वहाँ कुछ और पेरेंट्स आए थे एडमिशन करवाने के लिए बच्चों का, तो उन्होंने कहा कि अगर झुग्गी वाले बच्चे यहाँ पढ़ेंगे तो हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। प्रिंसिपल ने रिफ्यूज़ कर दिया एडमिशन देने से बच्चे को, हालांकि बच्चे टेस्ट क्लियर कर चुके थे प्राइवेट स्कूल का एडमिशन के लिए। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे खुद कुछ करना होगा इन बच्चों के लिए। देन मैंने खुद स्टेप लिया और आहिस्ता आहिस्ता हम इस स्कूल तक पहुँचे। तो आपको किसकी सपोर्ट है इसमें? साथ आपको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता होगा, जैसे इन बच्चों के खाना, यूनिफॉर्म, इनकी बुक्स, इनकी पढ़ाई, टीचर्स जो हैं उनको भी आप ऑब्वियसली पे करती होंगी, तो वो कौन सपोर्ट करता है? आपको NGO है या कौन? हमारे साथ कुछ लोग अटैच हैं जो कि टीचर्स की सैलरीज हमारी वहाँ से निकल जाती होती हैं। कुछ अखराजात हैं, लाइक कोई यूनिफॉर्म डोनेट कर देता है या कोई बैग डोनेट कर देता है, कोई स्टेशनरी डोनेट कर देता है। इसके अलावा साजिद राशिद फाउंडेशन है जिन्होंने हमें ये स्कूल का स्ट्रक्चर बना कर दिया था कि हम इन बच्चों को पढ़ा सकें। तो हिफ्ज़ा, इनके पेरेंट्स को कन्विंस करने में आपको कितनी हर्डल्स फेस करनी पड़ी? क्योंकि ऐसे लोगों के पेरेंट्स जो होते हैं वो नहीं समझते, उनको लगता है कि नहीं हमारे लिए कोई काम अच्छा क्यों करेगा, वो इस चीज़ को मानते ही नहीं है। तो आपको कितनी हर्डल्स आई सामने को कन्विंस करने के लिए कि आप चाहती हैं कि उनके बच्चे पढ़ें? पेरेंट्स को कन्विंस करना नो डाउट बहुत मुश्किल था। सबसे बड़ी रीज़न जो उनकी तरफ से आती थी वो ये कि यहाँ पर बहुत सी NGOs आई हैं, आते हैं और तस्वीरें बनाते हैं और चले जाते हैं, कोई काम नहीं करता। वो लोग बहुत ज़्यादा मायूस थे। तो जब उन्होंने देखा कि भाई हमें साल हो गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, तो उनके साथ हमारी अटैचमेंट हो गई। उन्हें पता चल गया कि हम वाकई उनकी भलाई के लिए यहाँ पर काम करने आए हैं। और फिर बच्चे अक्सर छुट्टी कर लेते थे या वो बच्चों को काम पर भेज देते थे, तो मैं खुद जाती थी उनके घरों में बच्चों को बुलाने के लिए। और ये सारे बच्चे वो हैं जो या तो मांगते थे या फिर घरों में काम करने के लिए जाते थे। तो इनको हमने वहाँ से ख़त्म करवा कर इनको तालीम की अवेयरनेस दी और अब अल्हम्दुलिल्लाह से ये अंडरस्टैंड करते हैं कि पढ़ाई इनके लिए कितना ज़रूरी है। तो कौन सी क्लास से यहाँ पे बच्चे आना शुरू होते हैं, और प्राइमरी स्कूल है, मिडिल तक, सेकेंडरी क्या है? अभी तो प्राइमरी है, हमारे पास 5th क्लास तक के बच्चे मौजूद हैं, और यही बच्चे जब आगे चलते जाएंगे तो हमारे पास मैट्रिक तक हम इन्हें अपने पास ही रखेंगे। हिफ्ज़ा, अगर किसी ने आपके साथ इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करना हो या पार्टिसिपेट करना हो, स्कूल में उनके एक्सपेंसेस उठाने हो, फीस, या किसी ने कुछ भी डोनेट करना हो, तो वो किस तरह से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 03214930 इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर भी जाकर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और ये कि अगर आप में से कोई एक बच्चे की तालीम का मंथली खर्चा भी अडॉप्ट कर लेता है, तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अभी तक स्कूल नहीं आ सके हैं, और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में बच्चे हैं जिनको हम तालीम दे सकते हैं। पुलिस अगर पुलिस का ही काम करे तो ये कहाँ का कमाल हुआ? कमाल तो जब है कि वो अपनी ड्यूटी से हटकर कोई काम करे। तो आइए आज मैं आपको मिलवाती हूँ मिस्टर लाहौर वसीम अरशद से, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग में अपना नाम बनाया। तो आइए चल के मिलते हैं। आप देख रहे हैं बोलबाज और मैं हूं सैयद अली रज़ा। जिस्म के नाहमवार लहजों को काबू में रखकर मिस्टर लाहौर बनने वाले वसीम अरशद ना सिर्फ अपने महकमे का दिल मोह चुके हैं, बल्कि पहले जहां इनके एक इशारे पर सड़कों के ऊपर ट्रैफिक का समंदर रुकता था, आज इनके ऑफिसरान इनके दिलदादा हैं। इनके बाला अफसर भी अब मिस्टर पंजाब, मिस्टर लाहौर और मिस्टर पाकिस्तान बनने की रेस में हैं, जिनको ये ना सिर्फ प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं बल्कि वो राज भी बता रहे हैं, जिन राज की खोज लगाकर अपने ऊपर अप्लाई करके ये मिस्टर लाहौर बन चुके हैं। वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको टाइटल मुबारक। जी है उमर बोसी। पंजाब पुलिस का नाम है और फिर पुलिस वाला, वो भी पंजाब का, मोटा पेट, हैवी वेट, आप इतना स्लिम स्मार्ट, महकमे का तो दिल मोह चुके हैं। ये कहानी क्या है? बस ये अल्लाह पाक की ख़ास मेहरबानी है कि मैंने मेहनत की है, एक्सरसाइज करता रहा हूँ, अपने आप को फिट रखा है, तो अल्लाह पाक ने मुझे उसका रिवार्ड दिया। ये कंपटीशन मैंने विन किया। कितना अरसे की मेहनत है और ये जिस्म इतने खूबसूरत खदोखाल बनाने में कितना टाइम सर्फ हुआ? इस टाइम को लिमिट नहीं है। एक्सरसाइज तो मैं FA से कर रहा था, काफ़ी देर से एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन प्रोफेशनल तौर पे मैंने 1 साल पहले स्टार्ट की अपने माइंड में रखे, तो उसकी मैंने तैयारी शुरू की, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं उसको अपने गोल की तरफ जाता रहा। अब आपने जो टाइटल जीता है, इस टाइटल के बाद क्या कुछ आपको रिवार्ड मिला है और कहाँ कहाँ से सताइश मिली है? रिवार्ड तो महकमे ने, CT साहब ने मुझे एज ए जिम इंस्ट्रक्टर लगा दिया है, तरीफी सनात दी है, कैश रिवार्ड दिया है। CT साहब की तरफ से मुझे बहुत अच्छा बैकअप मिला है, मुझे सपोर्ट मिली है, और इंशाल्लाह ताला मैं आगे मज़ीद तैयारी करूँगा ताकि मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकूँ और मिस्टर पंजाब के लिए जा सकूँ।
पहले जब आपके एक इशारे के ऊपर ट्रैफिक की लाइन लगी होती थी, हाँ, आज बड़े बड़े ऑफिसर्स वो भी हाथ बांध के आपके सामने खड़े होते होंगे कि अब हुण साड़ी बारी है। नहीं, ऐसी तो सर कोई बात नहीं है, लेकिन बस जो भी बंदा मुझसे गाइडलाइन लेना चाहता है उसमें हमारे ऑफिसरान हैं या कोई भी प्राइवेट बंदा है, उसके लिए भी मैंने एक अपना प्रॉपर चैनल बनाया हुआ यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं डेमो दे के मैंने एक्सरसाइज बताई हैं। जाके जो बंदा जिम नहीं ज्वाइन कर सकता वो घर पे रहकर भी एक्सरसाइज कर सकता है, फिट रह सकता है। उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं कि मेरे पास सामान नहीं है, सामान के बगैर भी आप कर सकते हैं। डाइट प्लान है वो भी उसके अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ से जाके मेरे चैनल से आपको तकरीबन हर तरह की गाइडलाइन मिल जाएगी। आप क्या डाइट प्लान फॉलो करते थे और ये खूबसूरत जिस्म के खदो खाल जो आपने बनाए हुए हैं, इस सब के लिए क्या कोई मखसूस टिप्स हैं? जी, प्रोफेशनली तौर पर अगर आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है तो फिर आपका जो डाइट प्लान है वो भी प्रोफेशनली होगा, और आपका जो रूटीन है एक्सरसाइज की वो भी आप एक प्रोफेशनली तौर के ऊपर उस शेड्यूल को फॉलो करेंगे, तो फिर ही आप अपनी अचीवमेंट की तरफ बढ़ेंगे, उसको अचीव कर सकेंगे। आप कितनी देर एक्सरसाइज करते हैं? एक्सरसाइज में कौन कौन से वो दाव पेच शामिल हैं और क्या आपका डाइट प्लान है? एक्सरसाइज तो यूजली तौर पर घंटा का एक जिम के अंदर होती है, एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है, लेकिन दाव पेच ये कोई रेसलिंग तो है नहीं है। इसमें सिंपल आपने अपने बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करनी है और अपनी डाइट को, मेन फोकस अपनी डाइट के ऊपर रखना है। जितनी आपकी डाइट बेहतर होगी वैसे ही आपकी बॉडी आपको इनपुट देगी, वैसे ही आपकी बॉडी शेप के अंदर आएगी। अब आपके महकमे में कितने ऐसे हैवी वेट ऑफिसर्स या कितने ऐसे हैवी वेट लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी आपके सर है, और क्या अब उनको आपने भी मिस्टर पंजाब और मिस्टर लाहौर बनाना है? नहीं, फिटनेस के लिए तो खैर जिम के अंदर लोग आ रहे हैं, उनको मैं गाइड भी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बाकी भी दोस्त आएँ, जिम ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है उससे फ़ायदा हासिल करें और अपने आप को फिट करें। कितने लोगों को उस जिम में आपने अपनी तरीके की ट्रेनिंग देनी है ताकि वो भी ऐसे कंपटीशन में आएँ और एक जो आपका महकमा है उसका एक ज़बरदस्त एक नया इमेज, एक नया पोर्टफोलियो सामने आए? अभी तो खैर लड़के स्टार्टिंग है तो थोड़े लड़के आ रहे हैं, लेकिन वो एज ए प्रोफेशनल तौर पर नहीं आ रहे, वो जस्ट अपनी फिटनेस के लिए आ रहे हैं कि अपने आप को फिट रखने के लिए वो आ रहे हैं जिम के अंदर, उनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ। अगर कोई बंदा या आपके महकमे के जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, अगर प्रोफेशनली इसको करना चाहे तो कितना टाइम लगता है अपने आप को इस फिज़ीक को एक ख़ास एक शेप देने में? असल में हर बंदे की ना अपनी फिज़ीक है, कोई बहुत मोटे हैं, कोई बहुत ब्रिक स्किन वाले हैं, कमज़ोर हैं, तो जिस तरह का बंदा उसी हिसाब से टाइम लगता है। लेकिन राउंड अबाउट आप 2-3 साल अगर मुसलसल एक्सरसाइज करें प्रोफेशनली तौर पर तो फिर आप अपना किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एटलीस्ट। जी, अब इस वक्त आपका वेट कितना है और आप नेक्स्ट अगले मुकाबलों में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? वेट इस वक्त मेरा 75 है और मेरी ये कोशिश है कि मैं 85 के अंदर जाऊं कंपटीशन के लिए। 85 10 kg वेट पूरे साल में इंक्रीज़ करूं लीन, और जब मैं स्टेज के ऊपर जाऊं तो मेरा 85 वेट हो, ये मेरा गोल है। क्या कहने, अभी जो आप इस टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं मिस्टर पंजाब या मिस्टर पाकिस्तान के कंपटीशन के लिए या जो एशियन कंपटीशन होते हैं, तो उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है? बस अभी तो सिंपली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्लोली फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप एंड की तरफ जाते हैं वैसे वैसे वो आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जाती है। लाख रुपया 1.5 लाख महीना? जी, आप कह सकते हैं, लेकिन वो फिर उसमें काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपका कोच है, आपको उसको पे करना पड़ता है, सप्लीमेंट के आपको पे करने पड़ते हैं, डाइट के पे करने पड़ते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें आ जाती हैं जो उसके ऊपर अफेक्ट करती हैं। ब्राइट फेस ऑफ पाकिस्तान से हम बात कर रहे थे, और यकीनन नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। पाकिस्तान में गाड़ियों का शौक हर किसी को होता है, ज़्यादातर बच्चों को। हर मुख्तलिफ कार्स की इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं, लेकिन आज जिस बच्चे से मैं आप लोग की मुलाकात करवाने वाली हूँ वो है 13 साल का, और उसके पास तकरीबन सारी कार्स की इंफॉर्मेशन है। ये कैसे हो सकता है? तो आइए मिलते हैं उस नन्हे मुन्ने शहजादे से। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल बज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। आज मैं आपके लिए अज़्म हिम्मत से भरपूर एक बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर हाजिर हुआ हूं। आज मैं आपकी मुलाकात छोटी से छोटी और दुनिया की बड़ी से बड़ी गाड़ी की मालूमात रखने वाले उस नन्हे चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया से करवाऊंगा। मेरे साथ इस वक्त 13 साला उस्मान मौजूद हैं जो अपने गम को भुलाने के लिए गाड़ियों से मोहब्बत कर बैठे हैं। ज़ाहिरी तौर पर चलने से महरूम उस्मान इस वक्त एक गाड़ियों के शोरूम को ऑन कर रहे हैं
किस तरह ये अपना बिज़नेस स्टेबल किए हुए हैं, अपने बिज़नेस को कर रहे हैं और साथ साथ ये दुनिया की किस तरह तमाम गाड़ियों की इंफॉर्मेशन भी अपने पास रखते हैं। इनकी ये कहानी आज हम इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। उस्मान मियाँ, कब से ये शौक़ चढ़ा है, आप गाड़ियों की मालूमात इकट्ठे किए जा रहे हो? जब से मैं आई थिंक 8 इयर्स ओल्ड का था। जी। इतनी सारी गाड़ियों की मालूमात, अब तक आपके जहन में कितनी गाड़ियों की इंफॉर्मेशन होगी? आई थिंक बहुत ज़्यादा, कितनी ये रहा। काउंटिंग है? अराउंड 500 गाड़ियों की इंफॉर्मेशन। आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो तो बहुत एडवांस है। एक टाइम था जब 2 स्ट्रोक इंजन होते थे, उस 2 स्ट्रोक इंजन और आज की टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है? 2 स्ट्रोक इंजन क्या इंजन होता था वो? इंजन एक तो सिलेंडर्स का होता था और खुद अपनी पावर से चलता था, पर लेकिन जो अब आजकल के दौर के ना हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार्स हैं, तो वो इलेक्ट्रिक ऑब्वियसली स्पीड भी एक मतलब हमारे कमांड के ऊपर उसी वक्त पकड़ लेता था, पर लेकिन जैसे दूसरी वो ज़्यादा थोड़ी सी डिले करता था। और ये जो हाइब्रिड इंजन है आजकल, इसके हवाले से अगर मैं कुछ आपसे मालूमात लेना चाहूँ तो क्या शेयर करोगे? मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि बैटरी उसकी होती है, वो आपको चलाते हैं आप, वो तो फ्यूल एवरेज भी आपको सही देती है और चलने में भी अच्छी बहुत है वो। इस वक्त दुनिया में सबसे महंगी कौन सी गाड़ियाँ हैं? टेस्ला रोडस्टर, फिर बुगाटी वेरॉन, बुगाटी शिरॉन, बुगाटी बुलेट, अभी मतलब सुपर एक्सपेंसिव कार चल रही है। इन तमाम सुपर एक्सपेंसिव कारों में से आपको कौन सी कार आपके दिल के ज़्यादा करीब है? टेस्ला रोडस्टर। हाँ, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है? वो एक इलेक्ट्रिक कार है, टेस्ला एक इलेक्ट्रिक कंपनी है। ये उनकी एक स्पोर्ट्स कार टाइप सी है, पर लेकिन वो इलेक्ट्रिक है और ये अराउंड 1.5 सेकंड्स के अंदर 100 किलोमीटर हिट कर लेती है। यार, आप जो व्लॉग्स वगैरह बना रहे होते हो यूट्यूब के ऊपर, लोग सवालात भी कर रहे होते हैं। लोगों के सवालात किस तरह के होते हैं? जी, बहुत करते हैं लोग। फिर क्या सवाल होते हैं? मतलब उसके अंदर मतलब कार्स के बारे में पूछते हैं कि कार्स अगर मैंने लेनी है तो किस तरीके की मैं अपनी चीज़ें माइंड के अंदर रखूँ, क्या क्या चीज़ें माइंड में रखूँ कि ये चीज़ हो तो मैं ना लूँ, ये चीज़ हो तो मैं लूँ। अगर किसी ने कोई फ़र्ज़ किया BMW लेनी हो, तो उसके लिए क्या आप मशवरा देंगे कि कौन सी चीज़ों का ख्याल रखे वो? एक पहली बात, पाकिस्तान के अंदर पेंट का इशू बहुत है। पेंट एक तो ओरिजिनल हो, उसके मैकेनिकल सब चीज़ें ओरिजिनल सही हो, बिल्कुल परफेक्ट रनिंग में हो, और गाड़ी रनिंग बिल्कुल सही कर रही है, नॉकिंग ना कर रही हो या इंजन मिसफायर ना कर रहा हो। इस वक्त अगर मैं आपको कहूं कि आप पहली 10 गाड़ियों की काउंटिंग करें जिसकी इंफॉर्मेशन आपको है, जो सबसे महंगी तरीन गाड़ियाँ हैं, इसी तरह मैं 10 सस्ती गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियों की आपको कहूँ काउंटिंग करें, तो कौन सी गाड़ियाँ हैं जी? मतलब फुल चीप या मतलब जो फुल चीप कह लें आप, पाकिस्तानी या बाहर के मुल्क वाली? सर, मेरे जैसा बंदा खरीद ले उसको पाकिस्तानी हो जाए। मेहरान, सुजुकी मेहरान, फिर आ जाए ऑल्टो, फिर ऑल्टो के बाद कल्टस, ऐसी गाड़ियाँ। और अगर हम इंटरनेशनली देखें, बाहर के मुल्कों में देखें, वो उनकी अपनी मर्जी होती है। स्मार्ट कार्स कुछ लोग ले लेते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग तो मतलब जीप्स लेते हैं कि वो कहीं भी मतलब ऑफ रोडिंग के लिए भी जा सकते हैं उस गाड़ी के अंदर। आपका क्या दिल करता है कि मेरे पास कौन सी गाड़ी हो? मतलब ऑफ रोड टाइप या सॉरी? हाँ, कुछ भी, मतलब जो गाड़ी आप समझते हो कि यार अच्छा, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है? सुबारू BRZ, वो गाड़ी मतलब 3.5 लीटर आती है गाड़ी, वो मुझे बहुत पसंद है। वो मेरी ड्रीम कार है आप कह सकते हैं। मैं उसको कभी देखा नहीं है, पर लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी है। वो फर्स्ट जनरेशन में खरीदूंगा तो कभी खरीदूंगा। ये जो लोग आपके पास मशवरा लेने के लिए आते हैं, गाड़ियों के सवालात लेके आते हैं, उनसे कोई पैसे वैसे भी लेते हो? नहीं यार, नहीं यार, कंसल्ट की फीस तो होनी चाहिए यार। नहीं। जो इस वक्त आपको बच्चे देख रहे हैं, उनको आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? आप इस वक्त अपने फादर को भी यहाँ पे असिस्ट कर रहे हैं, अपने शोरूम को भी आप मैनेज कर रहे हैं, कोई देखने वालों को पैगाम देना चाहेंगे आपके वो अपने बचपने में किस तरह वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ सकते हैं? जो मतलब आप लोग अगर अभी छोड़ने, आप अपनी मर्जी से अभी करें, बड़े हो के आप लोगों ने अपने काम में ही आना है, तो अभी जितना मजा हो सकता है करें। हाँ जी। तो अभी आप जब कोई चीज़ बेचते हैं, फ़र्ज़ कि आप कोई कार बेच रहे हैं, तो उससे औसतन कितना मुनाफा होता है? ये डिपेंड करता है आप कितना नफ़ा बख्श काम करते हैं और आपके बाबा कितना नफ़ा बख्श काम करते हैं। इसको मैंने कभी भी नहीं देखा। हाँ, वैसे फ़र्ज़ किया एक सौदा आपने कर दिया गाड़ी का, तो उससे औसतन कितना कमा लेते हैं आप? मतलब कभी हमने गौर नहीं किया है, जो अल्लाह ताला ने दे दिया हमने ले लिया। शान पाकिस्तान का सफर यहीं तक था, लेकिन यहाँ पे लेनी होगी एक छोटी सी ब्रेक। एज ऑलवेज तो बस यूं गई और यूं आई। कीप वॉचिंग पोल का पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू पोल का पाकिस्तान। बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है अनोखा पाकिस्तान। दुनिया भर में ट्रैफिक वायलेशन पर हैवी चालान होता है और ड्राइविंग करते वक्त अगर हम लाइसेंस, बेल्ट, हेलमेट और सारे लॉस का ख्याल रखें तो कौन सा कोई इनाम मिल जाता है। लेकिन जो दुनिया में नहीं होता वो हमारे पाकिस्तान में होता है। अब वो क्या होता है चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलबाज। मैं हूं आपका मेज़बान माजिद रंधावा। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से करवाने जा रहा हूं जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं, हेलमेट यूज़ कर रहे हैं, उनके पास लाइसेंस है, उन्हें ये फूल दे रहे हैं। जबकि हमने अक्सर देखा है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो हैं वो चलान करते हैं, जुर्माने लेते हैं लोगों से, और लोगों का ये भी इल्ज़ाम होता है कि वो रिश्वत भी लेते हैं। लेकिन ये जो ट्रैफिक पुलिस एहलकारान हैं, ये पंजाब के ट्रैफिक पुलिस एहलकारान हैं, ये लोगों को फूल भी दे रहे हैं ताकि उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि आप लोग लाइसेंस भी रख रहे हैं, आपके पास हेलमेट भी है। आए लोगों से जानते हैं, ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से जानते हैं उनका मज़ीद क्या कहना है। हमारे साथ है, ये हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस एहलकारान में मौजूद हैं। सर, आप आज फूल दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? अस्सलाम वालेकुम, मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हूँ ट्रैफिक की तरफ से। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की तरफ से और डीआईजी ट्रैफिक की तरफ से मुहिम चली थी कम उम्र बच्चों की। उसके बाद बिला लाइसेंस और ओवर स्पीड एलपीजी गाड़ियों की चेकिंग की। इसके साथ उस मुहिम में ब्रीफिंग की, एजुकेशन की भी मुहिम, आगाही मुहिम चल रही थी। उसमें जिन ड्राइवरों के पास लाइसेंस हैं, जिनके पास अपनी फिटनेस है गाड़ी की, तो वो चेक करने के बाद, जिनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, उनको चेक करने के बाद हम उन्हें ट्रैफिक की तरफ से फूल पेश कर रहे हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और जिनके पास नहीं है उन्हें भी फूल पेश कर रहे हैं, मगर उनको ब्रीफ कर रहे हैं, उनको आगाही मुहिम के ज़रिए, पम्फलेट के ज़रिए भी बता रहे हैं कि बराए मेहरबानी आप पहले तो अपनी गाड़ी की फिटनेस बनवाएं। दूसरा, जो बच्चे मोटरसाइकिल चला रहे हैं या कम उम्र बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनके वालिदैन को बुलवा कर, गाड़ियाँ लेके वालिदैन को बुलवा कर उन्हें भी ब्रीफ कर रहे हैं और उनसे एफिडेविट ले रहे हैं कि आइंदा कम उम्र बच्चों को बाइक चलाने ना दें ताकि एक्सीडेंट कम से कम हो, इसकी शरह को कम किया जा सके। सर, कानून तो बनते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, इसकी क्या वजह है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कानून भी हैं, उस पर इम्प्लीमेंट भी जारी है। अभी इसी माह में तकरीबन 1600 गाड़ियों का हमने चालान भी किया है, उस पर जुर्माना भी हुआ है। इसी तरह एलपीजी के इस्तेमाल पर 84 गाड़ियों के जो है ना एफआईआर दर्ज की गई है। और उनकी वजह से, इस कानून के इम्प्लीमेंट की वजह से काफ़ी सारे एक्सीडेंट में कमी वाक़ हुई है। और आप देख रहे होंगे रोड पर अब काफ़ी सारे बच्चे जो है ना मोटरसाइकिल आपको या दूसरी गाड़ियाँ चलाते नज़र नहीं आएंगे। यही वजह है कि उस पर काफ़ी सारी एफआईआर भी दी गई हैं, उस पर इम्प्लीमेंट किया गया है। उसी वजह से हमें हादसात में काफ़ी कमी वाक़ हुई है। सर, ट्रैफिक पुलिस पे हमेशा ये इल्ज़ाम रहा है कि ये रिश्वत लेते हैं, लेकिन आप ये फूल दे रहे हैं लोगों को। इस हवाले से जो दूसरे ट्रैफिक पुलिस एहलकारान हैं उनके नाम क्या पैगाम देंगे? हाँ जी, ये तो चलता रहता है। असल में जिस गाड़ी का चालान करें, वायलेशन करने वाले, तो उनकी यही शिकायत होती है कि ट्रैफिक पुलिस जो है ना करप्शन कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम मेरी तरफ से भी और तमाम ट्रैफिक की तरफ से, जिन ड्राइवरान के पास अपने रूट्स हैं, उनके लाइसेंस हैं, जो अच्छे तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, फोग स्मोक में जिनकी गाड़ी पर रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, तो हम और मैं और ट्रैफिक पुलिस सारी उनको अपनी तरफ से जो है ना फूल भी पेश करते हैं, उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं। और ऐसे ड्राइवरों की ज़रूरत है ताकि एक तो गाड़ियों को वायलेशन ना होने की वजह से, और दूसरा कम उम्र ड्राइवरों के ना चलाने की वजह से हादसात में कमी हो। तो हमारी तरफ से वालिदैन को फिर दोबारा ये रिक्वेस्ट करेंगे कि बराए मेहरबानी कम उम्र बच्चों को गाड़ियाँ ना चलाने दें। डीआईजी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये इकदाम उठाया गया है, तो उनके नाम क्या पैगाम देंगे? डीआईजी साहब बहुत अजीम और अच्छे अफसर हैं, जिन्होंने हुक्म जारी किया है कि जिन गाड़ियों के या जिन ड्राइवरों के पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, अच्छी नेक ख्वाहिशात का इजहार करें, उन्हें अप्रिशिएट करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें और ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन ना करें। जब ट्रैफिक रूल की वायलेशन नहीं होगी तो हादसात कम होंगे। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने ये देखा ट्रैफिक पुलिस का वो चेहरा जो कि लोगों को फूल भी पेश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक ड्राइवर को डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होने पर उसको जो है फूल भी पेश किए जा रहे हैं ट्रैफिक पुलिस पंजाब की जानिब से। उनसे जानते हैं। सर, आपको फूल पेश किया गया, कैसा महसूस हो रहा है? हाँ जी, ठीक हो रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। ये इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए हैं, मुकम्मल थे, फिर उन्होंने मुझे फूल पेश किए हैं। ट्रैफिक पुलिस पंजाब के नाम क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है।
है, हमें किसी किस्म में तंग नहीं करता। वो कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस तंग करती है, ये फूल दे रहे हैं आप। आप डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो वो तंग क्यों करेंगे? अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, शनाख्ती कार्ड नहीं है, टोकन क्लियर नहीं है, फिर उन्होंने तंग करना है ना। जी बिल्कुल, जो यहाँ के लोग हैं, ड्राइवर्स हैं, वो भी जो ट्रैफिक पुलिस पंजाब के इस इक़दाम को सराह रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो ये ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये जो एक नई रवायत लाई गई है तो उसको वो बड़े अच्छे तरीके से सराह रहे हैं। बनना सवरना किस लड़की को नहीं पसंद, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन आज जिस लड़की से आप लोगों की मुलाकात करवाने वाली हूँ ना, वो हर फ्राइडे को दुल्हनों की तरह तैयार होती है। मतलब ये कैसे हो सकता है? तो आइए इसकी वजह जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल बाज। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हर जुमा को दुल्हन बनने वाली। हालांकि पाकिस्तान में संडे को छुट्टी होती है, जुमे को दुल्हन बन जाती हैं। पूरे पाकिस्तान की बीवियां इन्होंने ख़राब कर दी हैं। वो अपने शोहर से फरमाइश करती हैं कि हमने भी दुल्हन बनना है हर जुमे की जुमे। आइए इनसे जानते हैं इतना ख़र्चा कैसे अफोर्ड करती हैं, कहाँ से तैयार होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। आज भी जुम्मा है, हर जुमे तैयार होती हैं, थकती नहीं हैं आप? कितने जुमे हो चुके हैं अभी तक? मैं थोड़े पल्ले तैयार होनी है, बताएं ना। मैं खुद से तैयार होती हूँ, आपको क्या है? मैं जुम्मे को हूँ या मंडे को हूँ, सैटरडे को हूँ, जब भी हूँ, आपको क्या मसला? पूरे पाकिस्तान के शोहर हजरात हैं, वो परेशान हैं, सर पकड़ के बैठे हुए हैं। 1000 रुपया सैलरी है, उनके खर्चे पूरे नहीं होते, कहाँ से बीवी तैयार करवाएंगे वो? सबसे पहले इतना बड़ा झूठ, 1000 रुपये सैलरी किस बंदे की है पहले बताओ? वो एक दिन की, इमरान खान के वक्त में एक दिन की, एक दिन की। तो कोई बात नहीं, अपनी बीवियों पे लगाना चाहिए ना, लगाएं। बाहर जो देखते रहते हैं तो अपनी बीवियों पे इन्वेस्ट करें। नहीं, वो डरते, जुमा पढ़ने जाते हैं, वो डर के मारे घर नहीं आते कि आज मेरी बुढ़ी ना तैयार हुई होवे तो जाके मैं पछाना ही ना कौन है। नहीं, ये बात गलत है। वो किसी और वजह से, जुम्मे की वजह से घर नहीं आते होंगे, ये बीवियों की वजह से नहीं आ सकते। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, सुना भी है कि आदमी जो होते हैं वो बिल्कुल सिंपल सी बीवी को पता क्या कहते हैं, तूने लिपस्टिक नहीं लगानी क्योंकि तू सादी ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगती है। उनको डर किस चीज़ का होता है? पैसों का। बाहर चाहे वो 2-2 हज़ार की शॉपिंग करवा दे, लेकिन अपनी बीवी को एक लिपस्टिक भी नहीं लेके देते। उसको इतनी तारीफें करते हैं, वो एक ही बेबी के बाद माशाल्लाह पांडा एक्सप्रेस बन जाती है। हाँ। उसकी तारीफें पे तारीफें कर रहे होते हैं, माशाल्लाह तो इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि 2 साल बाद बात ही डिवोर्स की आई होती है। वैसे चाची काम करी जाती है सारे। क्या? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने ज्वेलरी पहनी हुई है, इतना आप संवरी हुई हैं, सजी हुई हैं, आपको तैयार कौन करता है? क्योंकि अकेली तो हो नहीं सकती आप। मैं हर फ्राइडे को एक ऐसा पार्लर चूज़ करती हूँ जिसका मेकअप बहुत अच्छा होता है, जिसका ड्रेस बहुत अच्छा होता है। फिर मैं उसको डिसाइड करती हूँ, मैं उनकी मॉडल बनती हूँ और अपना पूरा जो सेटअप है ये देखें तैयार होती हूँ। तो आपके हस्बैंड कहाँ पे हैं? वो तो मुल्क से बाहर हैं, आप फिर भी उनकी याद में तैयार होकर बैठ जाती हैं? नहीं, आज के दिन छुट्टी होती है और मैं तैयार ही इसीलिए होती हूँ क्योंकि ऑनलाइन होते हैं वो। मैं मंडे को भी हो सकती है, ट्यूसडे की भी होती है, लेकिन वो देखते नहीं है, कैमरा ऑन नहीं करते। फ्राइडे को स्पेशली ये होता है कि उनकी 4:30-5 बजे कॉल आ। पूरे पाकिस्तान में फ्राइडे को छुट्टी नहीं होती, संडे को छुट्टी होती है। उन शोहर हजरात का क्या कसूर है जिनकी बीवियाँ जुमे को तैयार होकर बैठ जाती हैं? वापस मैं कहीं गया हूँ। मैंने बड़े कमेंट्स देखे हैं, लंबी कतार है लोगों की जो कहते हैं कि इस लड़की ने ना हमारी बीवियाँ ख़राब कर दी हैं, वो हमसे डिमांड करती हैं महंगा महंगा मेकअप। तो वो कहाँ से लेके आए पैसे? नहीं ला सकते, ऐसी कोई बात नहीं। अगर बीवियों से प्यार हो तो आप ला सकते हैं। आप नहीं लेके आएंगे? लेके आएंगे। एक लिपस्टिक ही बंदा लेके आ जाता है। हाँ। और कुछ ना कहे, लिपस्टिक फाउंडेशन वही अपनी बीवी को ला के दे सकता है, वो भी नहीं लाते। और बाहर कोई हो ना तो वो कहते हैं ठीक है 2-3 हज़ार का खर्चा करना तो इजीली आप पे कर देते हैं। अच्छा। अपनी बीवियों पे नहीं करते, तो अब करें। कभी देखिए मेरे हस्बैंड कर रहे हैं ना। हाँ। मेरे हस्बैंड मुझ पे खर्चा करते हैं ना, देख लें आज भी मेरी एज देख लें, ठीक है। और आज मेरी कितनी है? 43। ये अपनी एज छुपाने के लिए तो नहीं आप मेकअप करवाती गई? नहीं, मैं क्या, आपको क्या लगता है कि मैं सिंपल में बहुत बुरी लगती हूँ? मेरी टिकटॉक देख लें, मेरे यूट्यूब देख लें, इंस्टाग्राम देख लें, सब पे आप देखें कि मैं सिंपल में भी वीडियो बनाती हूँ। आप तैयार होके वापस नॉर्मल कितनी देर में हो जाती हैं? कितने घंटा तैयार रखती हैं? मैं जब तक मेरे हस्बैंड से बात चलती रहती है मैं तैयार ही रहती हूँ। तो वो गल भावें घंटे घंटे चलती रहे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ? ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਪਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਥਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ नहीं आंडे। तो तुम भी तो बच रहे हो कि भी शादी ना करनी पड़े, पहले वो तो कर लो। अच्छा, आपकी जब वीडियो वायरल हुई थी हमने देखा था कि आप जुमे वाले दिन दुल्हन बनी है, इसको काफ़ी अरसा हो गया इस चीज़ को। उसके बाद आपने क्या क्या बेनिफिट्स लिए हैं? आपको कोई उसका फ़ायदा हुआ है या वैसे ही चल रही हैं?
नहीं, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, बल्कि 6 से 7 माह हो गए हैं। अब तो मैं मुख्तलिफ पार्लर्स की मॉडल बनती हूँ लाहौर में, तो मैं अब लहंगा ज्वेलरी में कुछ अफोर्ड नहीं। मॉडल टाउन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ नहीं ਬਣਿਆ क्योंकि मॉडल बनती हैं मॉडल बनती हूँ। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि जब आप तैयार होती हैं खाना पीना छोड़ देती हैं, क्योंकि घंटों लगते हैं आपके तैयार होने पे? नहीं, क्यों? मैं ओरिजिनल वाली ब्राइडल थोड़ी हूँ कि मैं 2 दिन बाद जाके वलीमा मुकलावा होने के बाद खाती हूँ। नहीं, मैं 2 घंटे के बाद ही खाना खाना शुरू कर देती हूँ। अगर मैं आपको ऐसे ही ले जाऊँ बाहर गोलगप्पे खिलाने तो खाएंगी? नहीं, चले। तुम्हारे साथ कौन जाएगा? मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊंगी ना। हस्बैंड तो ऑनलाइन बैठे हैं, उधरों उन्होंने गोलगप्पा चुकना, इधरों दूसरी चकना, पानी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਆਂਦਾ ਉਧਰੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਆਂਦਾ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, पूरी आवाम जेलस होती है, अपने अंदरलियां गल्लां नहीं दसदे तुसी। अच्छा मुझे ये बताएं, मेंटेनेंस क्यों नहीं रख पाती हैं? क्योंकि आप देखें लड़कियां ज़्यादा उम्र की लगने लग जाती हैं जब उनके बेबी होते हैं, क्या है इसमें? आप सही तरह समझा सकती हैं? जी मैं समझा सकती हूँ। पीछे सबसे ज़्यादा हस्बैंड का ही हाथ होता है। अच्छा, क्योंकि देखिए अगर लड़की ने हर बूढ़ी औरत के पीछे हस्बैंड का हाथ होता है, हर कामयाब मर्द के पीछे बीवी का हाथ होता है। हर खूबसूरत औरत के पीछे, हर कामयाब औरत के पीछे भी हस्बैंड का ही हाथ होता है। अच्छा। अब देख लें कि मैं माशाल्लाह देख लें अब इतनी कामयाब हो चुकी हूँ, हाँ। मेरे पीछे किसका हाथ है? मेरे हस्बैंड का हाथ है। और आपने ये भी देखा कि मेरी हीरा हेयर की जो प्रोडक्ट चल रही है वो भी लाहौर में कितनी ज़्यादा आउट क्लास चल रही है, वो भी मेरे हस्बैंड का ही काम है। अच्छा, हर जुमे आप सुर्ख ही पहनती हैं या कलर चेंज करती रहती हैं? नहीं, अलग अलग थीम होती हैं, कभी कुछ पहन लो। फरमाइश पे? नहीं, ये मेरी जो पार्लर्स वाली होती है ना, जिन्होंने मुझे मॉडल बनाना होता है, ये उन पे डिपेंड करता है कि बनाना ब्राइडल ही है, चाहे वो वलीमे की लुक दे दें, चाहे वो मेहंदी की लुक दे दें, या वो फर्स्ट डे की लुक दे दें, वो जो भी कहती हैं फिर मुझे वही लुक, लेकिन बनती मैं ब्राइडल ही। बोल के पाकिस्तान का सफ़र तो अच्छा चलता ही रहता है, लेकिन ब्रेक भी तो है ना, वो भी लेना ज़रूरी होता है। तो बस एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, फिर मिलते हैं आपसे मज़ेदार सेगमेंट के साथ। यूं गई और यूं आई। स्टे ट्यून्ड टू बोल का पाकिस्तान। वेलकम बैक टू बोल का पाकिस्तान। ब्रेक से पहले आप लोगों ने देखा कुछ अनोखा पाकिस्तान, लेकिन अब बारी आ गई है आपके और मेरे फेवरेट सेगमेंट की, जायकाए पाकिस्तान। आजकल पाकिस्तान में टर्किश चीज़ों का हर किसी को क्रेज हुआ है। अब चाहे टर्किश ड्रामे हो, एक्ट्रेसेस हो, डिशेज हो, आइसक्रीम हो, लेकिन इसमें एक और चीज़ ऐड हो गई है। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ, वो है टर्किश मड कॉफ़ी। अब वो कैसी होती है आइए टेस्ट करते हैं। जी जनाब, इस वक्त हम यहाँ मैक्सिकन सोडा एंड शेक्स पर मौजूद हैं और इस वक्त यहाँ के ऑनर भी हमारे साथ हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये मड कॉफ़ी का क्या राज है और इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है, इतने ज़्यादा लोगों में पसंद की जा रही है, तो इसका क्या राज है? देखिए, जो मेन इसका जो रीज़न है ना, जो जिस पे ये मड पे बन रही है, जो रेत पे बन रही है, उसकी वजह से, क्योंकि एक डिफरेंट तरीका है इस पे बनाने का। दूसरा जो हमारी कॉफ़ी की रेसिपी वो डिफरेंट है, वो आम तरीके से जो होती है वैसी नहीं है, तो इसका वो भी जो टेस्ट है लोगों को जायका बहुत पसंद आ रहा है। यहाँ पे जो मिट्टी डली हुई है, ये आम मिट्टी है या कोई स्पेशल? देखिए, सहरा की मिट्टी है ये समंदर वाली नहीं है, ठीक है। तो ये इसका है, क्योंकि सहरा की जो मिट्टी होती है इसमें आपने देख रहे होते हैं कि अरब ममालिक के अंदर इसमें बहुत सी चीज़ें लोग इसके अंदर बना रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो आइडिया भी वहीं से लिया हुआ था, तो उसी को देख के फिर हमने इसको स्टार्ट किया। सिर्फ मड कॉफ़ी अवेलेबल है यहाँ पे, इसके अलावा भी कोई? इनिशियली हमने इसको लॉन्च किया था, उसमें हमने कश्मीरी भी, कड़क चाय, लेकिन कॉफ़ी का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा है और लोग कॉफ़ी की ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो फिलहाल हम कॉफ़ी पर हैं, लेकिन हम चाय और कश्मीरी चाय जो बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। दूध तो इसके अंदर पड़ा हुआ है ऑलरेडी, हमने देखें आप लोगों के गर्म हो गया तो जोश भी आ गया इसको। अब इसके अंदर कॉफ़ी ऐड करके फिर आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पे मिक्सचर डल रहा है कॉफ़ी का? जी जी बिल्कुल, ठीक है। ये कॉफ़ी का पेस्ट है जिसके अंदर हम ऐड कर रहे होते हैं। सही। और ये इसी में अब ये बॉयल होता रहेगा? इसी के अंदर इसको बिल्कुल जोश आता रहेगा, इसी में पकता रहेगा। तो इस मिक्सचर में सिर्फ कॉफ़ी ऐड है या इसके अलावा भी? नहीं, कुछ और भी है, बिल्कुल है। ठीक है, यहाँ पे आपने कॉफ़ी मिक्स कर दी है इसके अंदर, तो अब ये इसी तरह से मिक्स होती रहेगी? जी बिल्कुल, इसके अंदर मिक्स होती रहेगी। और तो अभी और भी कोई चीज़ ऐड करेंगे इसमें? नहीं, बस यही है। इसके अंदर पेस्ट के अंदर ऑलरेडी सब चीज़ें मिक्स हैं जो कि कॉफ़ी के लिए होनी चाहिए। बॉयल होती रहेगी, जब इसके अंदर इसका जब सही से इसको जोश आ जाएगा, इसका कलर डेवलप हो जाएगा कॉफ़ी, तो फिर मैं इसको आपको पिलाऊंगा और आप टेस्ट करके बताइएगा। सही है।
तो इसमें यही फ्लेवर भी है कॉफ़ी के अंदर या जस्ट नहीं, फ़िलहाल हम एक ही फ्लेवर चलाएं जो नॉर्मल। मैं एक चीज़ में एडिशन कर दूं कि नॉर्मली जो लोग कहते हैं कॉफ़ी, जो अगर कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं तो जो पीते रहते हैं, हमारा जो स्टाइल है चाह रहे कि वो जो ऑफिस में बनती है या कहीं और हमारे ब्रांडेड शॉप से मिल रही होती है उससे कई डिफरेंट है। अब देखें इसमें जोश पे आ गया, कॉफ़ी में जोश भी आ गया है, ठीक है, तो उससे डिफरेंट है। इसको हमने हमारी जिस तरह पाकिस्तान की आवाम और ख़ास करके कराची की आवाम पीती है उसी तरह इसको हमने मॉडिफाई इसके अंदर किया हुआ है, तो उस तरह का इसका टेस्ट है। इसके साथ आप लोग कोई स्पेशल चीज़ भी देते हैं? जी बिल्कुल, इसके साथ हम लोग गजक दे रहे हैं जो कि स्पेशली हम हैदराबाद से मंगवाते हैं, जो तिलों वाली गजक है वो इसके साथ हम दे रहे हैं। ठीक है, तो गजक का और कॉफ़ी का क्या कॉम्बिनेशन है? देखिए कॉम्बिनेशन तो हर चीज़ का आप खुद डेवलप कर रहे हो, तो लोकली हमने देखा लोग जो हमारे ब्रांडेड हैं या इंग्लिश कल्चर में जाएँ तो वो कुकी दे रहे होते हैं, तो हमने कहा हम अपनी क्यों ना कोई सौगात ऐड की जाए इसके अंदर। तो हमने इसके अंदर जैसे इनकी सौगात है हमारी, पाकिस्तान की कहें इसको आप, कि हमारे जो सर्दियों में बड़ी इस्तेमाल की जाती गजक, तो तिलों की गजक हम इसको दे रहे हैं। देखिए इसमें 10 से 15 मिनट लग जाते हैं मड के ऊपर जब इसको हम कर रहे होते हैं प्योरली, तो इतना जब अगर दूध पहले से बॉयल ना हो और मड के ऊपर ही दूध बॉयल करें तो उसमें कितना टाइम? देखिए 15 से 20 मिनट में लग जाते हैं। 15 से 20 मिनट लगते हैं। बिल्कुल, कितने कप कॉफ़ी तैयार हो जाती है? देखिए जो हमारा पॉट पड़ा हुआ है इसके अंदर हम 4 से 5 कप इसमें से निकल आते हैं, हमारा जो मड के कप हैं उसी के अंदर। सिर्फ इसके अंदर ही अगर हम दूध बॉयल करें और सारे काम बिल्कुल इसी में हो, अलग से दूध बॉयल ना हो, तो उसमें कितना टाइम? देखिए उसमें फिर 20 मिनट के आराम से लग जाते हैं। बिल्कुल। वैसे ये कितनी देर में तैयार हो? देखिए वैसे भी इसको हम 10 मिनट, हमें 10 से 15 मिनट लगते हैं, कि दूध हम इतना बॉयल नहीं करते, हम थोड़ा सा बॉयल करते हैं, फर्दर पे यहाँ करते हैं, क्योंकि वो जब आग का इंटरेक्शन ज़्यादा डायरेक्ट दूध को लगता है तो उसमें दूध में वो टेस्ट थोड़ा डेवलप आग वाला हो जाता है। कॉफ़ी को तैयार करने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, तो चाय तैयार होने में कितना टाइम? चाय 10 मिनट के अंदर हो जाती है, क्योंकि दूध जो कॉफ़ी की लेयर वो काफ़ी थिक हो जाती है ना, तो वो टाइम लेती है, लेकिन चाय इसके अंदर बड़ी जल्दी बन जाती है, तो उसका जोश दूध के अंदर बहुत जल्दी से आ जाता है। मिल्क हमारा प्योर मिल्क है जो हम डेयरी से लेते हैं, क्योंकि टेस्ट उसी वजह से होता है। ठीक है, तो ये तैयार हो चुकी है अब कॉफ़ी हमारी यहाँ पर? ठीक है। जी जनाब, यहाँ पे मड कॉफ़ी तैयार हो चुकी है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। तो देखें इन्होंने तैयार की है, कैसी है, टेस्ट में क्या आता है। और ये अभी क्या डाल रहे हैं आप? इसके हम चॉकलेट भी डालते हैं, चॉकलेट हर्शीज़ का सिरप है। बिल्कुल। मड कॉफ़ी के बाद एक ब्रेक तो बनता है, लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे अपना सेगमेंट जायकाए पाकिस्तान। वेलकम बैक टू बोल का पाकिस्तान में मौजूद एक और नेमत है यहाँ का सी फूड। अगर आप कराची में रहते हैं तो यहाँ कराची जैसा सी फूड पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। तो आइए आपको टेस्ट करवाती हूँ किमाड़ी का मशहूर सी फूड। अस्सलाम वालेकुम जनाब, दिस इज मी गॉसिप गुरु। कराची में जैसे ही सर्दी बढ़ती है कराची वाले पागल हो जाते हैं। कल ही मैंने सुना कि राशिद बंगाली की मछली बहुत मशहूर है, तो मैं फ़ौरन यहाँ पर दौड़ा चला आया। आपको यहाँ पर आने के बाद एक एक चीज़ से आगाह करेंगे, मछली कौन कौन सी दस्तयाब है वो आपको दिखाएंगे, ऑडियंस का क्या रिव्यू है वो आप तक पहुँचाएंगे। मेरे पास आ चुका है मेरा ऑर्डर, मैं तो अपना ऑर्डर खाने के लिए तैयार हूँ। मैं करूँगा अपना ऑर्डर एंजॉय, आप देखें आगे का व्लॉग। I used to come a lot here. You say 5 से 7 साल से मेरा आना है यहाँ पर और ऑलमोस्ट मैंने सबको ट्राई किया है। यूजुअली हमारा प्रैक्टिस ये होता है कि वी यूज़ टू गो टू द बैक स्ट्रीट, वहाँ से फ्रेश फिशेस हमने उठानी है डिफरेंट सॉर्ट्स, और फिर उसमें से जो फ्रेश है वो हम यहाँ पे लाके अपना ग्रिल करवाते हैं। वी आर फूडी, सो वी लव टू डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। राशिद बहुत हाइप है जिसकी, और इसके साथ बराबर में नियाजी, they serve 2 types of chutney, so you say that they all have different varieties and different tastes. So now since this is some twice, matlab this is my second time, they have a good taste. मेरा नाम आदिल खान है, मेरा उम्र है माशाल्लाह 19 साल। जब आया था उस टाइम 300 रुपये दिहाड़ी मिलता था, अभी शुक्र है 500 रुपये दिहाड़ी मिलते हैं और वही कटाई का काम में, मतलब 2016 में आया था। सुरा बोट वाला हो गया, हैदराबाद हो गया, पंजाब हो गया, सिंध का साइड में हर जगह से लोग आते हैं माशाल्लाह। ये हम लोग का क्या हमारी सी फूड का बोट लगा हुआ है
हर जगह से आते हैं माशाल्लाह, मशहूर है। मछली का ग्रिल भी हो सकते हैं, कढ़ाई भी बनते हैं इधर के हमारी सी फूड का तरफ से। हमने अभी कुन मछली यहाँ खाई है, कुन वो इसलिए इसलिए पसंद है कि उसमें कांटे कम होते हैं। बगैर कांटे की मछली बड़ी ज़बरदस्त मछली है और हम यहाँ तकरीबन 3 साल से आ रहे हैं और इनका ये किमाली सी फूड वालों का जायका बेहतरीन है और झींगा कढ़ाई भी इनकी मशहूर है यहाँ। और जो नहीं आए भाई उनसे यही वो है कि वो किमाली सी फूड पे आए, सर्दी का मौसम है, इंजॉय करें ये मछली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमाद है। क्रैब सूप यहाँ पे लगाते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है क्रैब सूप। ये यहाँ पे जो बाहर से ममालिक से लोग आते हैं, जैसे दुबई हो गया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गया, इंग्लैंड हो गया, वहाँ से लोग आते हैं। जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ का जो विज़िट जो है ज़रूर करते हैं और बहुत पसंद आता है उन्हें। और बाकी ऑल ओवर कराची से भी यहाँ पे लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। और देख सकते हैं सर्दी का तोड़ है ये बिल्कुल, और खांसी नज़ला ज़ुकाम उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। मेरा नाम शरियार है जी, मैं इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ और मैं जब आया तो मेरे कुछ बचपन के दोस्त हैं यहाँ कराची में रहते हैं, तो मुझे किमाड़ी सी फूड ये खिलाने लेके आए हैं इधर किमाड़ी की तरफ में। और हमने यहाँ मछली खाई है, प्रॉन्स खाए हैं और बहुत लजीज थे। जो कराची के बारे में सुनते थे कि टेस्ट जो है स्पाइसी, वो पता चला है आज। तो साथ इन्होंने हमें कोक और ये कहवा भी मिलता है एंड में कि आपको हज़म भी हो जाए। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि हमारा एक दोस्त है, वो बाहर से भी आया हुआ है, मेरे दोस्त है US से, इसको भी हम लेके आए हैं ताकि सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, बाहर से भी जो लोग आते हैं तो वो इस एरिया में आके, इस जगह को आके इस चीज़ का लुत्फ़ उठाते हैं। ठीक है जी, और हम सबको बोलूँगा जो आना चाहता है आए और ज़रूर ट्राई करें। मेरा नाम है साद असलम और अल्हम्दुलिल्लाह कोई 6 से 7 साल हो गए मुझे मछली की फील्ड में। हमारे पास मछलियाँ होती हैं तकरीबन ग्रिल के लिए, फ्राई के लिए, इसके अलावा कढ़ाई के लिए भी होती हैं। सबसे पहले तो ये मुश्का है, ये ग्रिल में भी अच्छी बनती है, फ्राई में भी अच्छी बनती है। ये मछली आपको मिलेगी, गर्मियों में रेट अलग होते हैं, सर्दियों में रेट अलग होते हैं क्योंकि अपडेट होते रहते हैं, मंडी के हिसाब से हमारे रेट होते हैं। तो ये मछली इस वक्त जो इसका करंट रेट चल रहा है 1200-1100 ये रेट चल रहा है पर केजी। इसमें पकाई वगैरह शामिल होती है। इसके अलावा हमारे पास मछली होती है, ये दोथर मछली है। ये दोथर भी बहुत ज़्यादा ग्रिल पे पसंद की जाती है, ये लोग खाते हैं। ये इस वक्त इसका जो रेट चल रहा है वो है 1300 से 1400 के दरमियान। ब्लैक पॉम्फ्रेट बहुत खाई जाती है, ये ब्लैक पॉम्फ्रेट कहलाती है। ये ब्लैक पॉम्फ्रेट तकरीबन 1300, 1400, 1500 इस रेंज में आती है। और सबसे ज़्यादा जो पसंद की जाती है मछली ग्रिल के लिए वो है हीरा, जिसे हम इंग्लिश में रेड स्नैपर भी कहते हैं। ये मछली बहुत ज़्यादा डिमांड कस्टमर की होती है। ये 1500, 1600, 1400 ये रेंज में आती है। ये प्रॉन्स के डिफरेंट शेप है, साइज़ है। इसमें ये टाइगर प्राउन कहलाता है, इसके अलावा ये जीरा कहलाता है। मुख्तलिफ इकसाम के और भी आते हैं मार्केट में। प्राउन्स आपको 1400 से लेकर 1200, 1100, 1000 तक की रेंज में पके हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा इसकी कढ़ाई होती है तो वो 300 रुपये पर केजी में बढ़ जाते हैं। बाकी जो लोग अगर मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं आपके चैनल के तवस्सुत से, तो उनको मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, अगर कराची से बाहर के लोग, अंदरूने पाकिस्तान के या आउट ऑफ कंट्री लोग आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, हमारे पास आएँ। हमारी मार्केट वाहिद पूरे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की वाहिद मार्केट है जहाँ आप अपनी मर्ज़ी से मछली पसंद करते हैं, हम उसे काटते हैं, काटने के बाद धुलाई होती है, फिर मसाला लगता है और हम पका के देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आए हुए हैं राशिद फूड पे। वैसे तो मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ, काफ़ी सारे लोग यहाँ पूरे कराची से, कराची के बाहर से लोग फ़िश खाने आते हैं। लेकिन हमारी एक ख़ास बात यह है कि मैं यहाँ से फ़िश सिर्फ बनवाता हूँ, लेता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे फादर ख़ुद फ़िशिंग करते हैं। तो वो हम अपनी पकड़ी हुई मच्छी आज मैं लेकर आया हूँ। यहाँ हमने फ्राई करवाई है वाइट कुन और रहू हमने ग्रिल करवाई है। आज हम वो लेकर आए हैं, बस थोड़ी देर में हमारा ऑर्डर रेडी हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह हम मच्छी को एंजॉय करेंगे। मैं हूँ सोहेल खान, मैनेजर ऑफ किमाड़ी सी फूड रेस्टोरेंट का। बेसिकली वेदर के लिहाज से, मौसम के लिहाज से सी फूड का मौसम चल रहा है। जितनी भी पब्लिक है, जितने भी कस्टमर सी फूड लवर है, वो सी फूड का रुख करते हैं इन दिनों में। और किमाड़ी वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है इस वक्त सी फूड के लिहाज से, जिनके मुख्तलिफ रेस्टोरेंट है। इस वक्त मैं रिप्रेजेंट करता हूँ किमाड़ी सी फूड रेस्टोरेंट को, ताकि वो सी फूड के लिहाज से काफ़ी अच्छा और पायदार और मज़ेदार डिलीशियस सी फूड कस्टमर को प्रेजेंट करते, साथ में एक बेहतरीन हॉस्पिटैलिटी के लिए। इन दिनों में यहाँ पर सी फूड के हवाले से एक मेला लग जाता है,
जिसमें क्रेप सूप से लेकर प्रॉन्स कढ़ाई, प्रॉन्स ग्रिल, फ़िश फ्राई, फ़िश ग्रिल, ये सब तमाम चीज़ें यहाँ पर होती हैं। लॉबस्टर, सब चीज़ें हम यहाँ पर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक करते हैं। हमारे पाकिस्तान में यहाँ इतना सब कुछ है कि उसे एक शो में शामिल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज का शो का टाइम यहाँ ख़त्म होता है। मिलने आऊँगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना फीडबैक हमारी YouTube चैनल पे ज़रूर दीजिएगा। ऐसी प्यार करते रहें। अल्लाह हाफिज़। बोल बस की वीडियोस देखने के लिए बोल बस का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।